नमस्कार दोस्तों, डिक्शनरी ऑफ ज्योग्राफी में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो मैं आपके साथ लेके आया हूं इंडस रिवर सिस्टम यानी कि सिंधु नदी तंत्र। और आज हम जानेंगे कि इंडस रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है, कैसे ये बहती है और कहां पर यह जाकर अंत में गिरती है। दूसरा हम जानेंगे कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तीसरा हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुई है, और इसके जो भी यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो बिना विलंब किए, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और यहां पर आज आपका इंडस रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में। और दूसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये साझा करना चाहूंगा कि आपको इस वीडियो के बाद यहां पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आपके जो कमेंट्स हैं वो जरूर से जरूर हमें बताने हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए, बिना देरी किए। तो जब हम इंडस रिवर के बारे में पढ़ते हैं तो थोड़ा सा हमें क्या जानना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में जानना पड़ेगा। इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे तो हम कहेंगे कि जब हम हिमालयाज की बात करते हैं तो ये सबसे पहले काराकोरम रेंज है, उसके बाद यह लद्दाख रेंज है, और उसके बाद यह तीसरी जो रेंज है ये क्या है, जस्कार रेंज है। और हम कहते हैं कि ये जो लद्दाख रेंज है, ये लद्दाख रेंज का जो एक्सटेंशन है वो क्या बन जाता है, तिब्बत में जाने के बाद इसका एक्सटेंशन बन जाता है कैलाश। यानी कि लद्दाख रेंज का एक्सटेंशन ही तिब्बत में क्या कहलाता है, कैलाश कहलाता है। और यहां पर एक रिवर ओरिजिनेट होती है एक जगह से, एक ग्लेशियर से, और उस ग्लेशियर का जो नाम है, उस ग्लेशियर का नाम है बोकारचू ग्लेशियर। बोकारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी निकलती है, यानी कि जिसे इंडस कहा जाता है। उसके बाद यह भारत में प्रवेश करती है। जब यह भारत में प्रवेश करती है तो यह लद्दाख और जस्कर श्रेणियों के बीच से बहती है। सो इट फ्लोज बिटवीन द लद्दाख एंड द जस्कार रेंज। और उसके बाद यह बहते हुए यहां पर एक लोकेशन पड़ती है, यहां पर एक जगह पड़ती है जिसे हम नंगा पर्वत कहते हैं। यह नंगा पर्वत वही है जहां से हिमालयाज शुरू होते हैं। हम कहते हैं कि इससे पहले तो ट्रांस हिमालयाज है, हिमालयाज की जो रेंज है वो इसके नीचे से निकलती है। तो हिमालयाज कहां से शुरू होते हैं, नंगा पर्वत से लेके, और जब हम पूर्व की बात करते हैं तो नामचा बरवा तक। तो हम कहते हैं कि इंडस का जो जोर्ज है वहां से लेके ब्रह्मपुत्रा का जो जोर्ज है, ब्रह्मपुत्रा का जो जोर्ज है ईस्टर्न साइड में, वहां नामचा बरवा के पास, वहां तक हिमालयाज का एक्सटेंशन है। तो उसके बाद यह जो रिवर है यह नंगा पर्वत के पास क्या बनाती है, एक जोर्ज बनाती है। नंगा पर्वत के बाद जोर्ज बनाती है, और उसके बाद यह कहां प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। और यहां एक जगह पड़ती है अटोक, और उसके बाद फिर ये क्या करती है, अपनी मैदानी यात्रा प्रारंभ कर देती है। इसका मतलब यह है कि यह जो रिवर है ये यहां तक कहां तक बह रही थी, पहाड़ों में बह रही थी। उसके बाद यह मैदानी यात्रा शुरू कर देती है और अंत में जाकर यह अरब सागर में गिरती है। कराची के पास एक जगह है, उस जगह का जो नाम है वो है केटी बंदर। केटी बंदर के पास यह रिवर जाकर अरब सागर में गिर जाती है। अब हम कहते हैं कि इस रिवर की जो टोटल लेंथ है, यानी कि इंडस की जो कुल लंबाई है, वो इंडस की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर्स। यानी कि इंडस की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो टोटल लेंथ 2880 किलोमीटर है। और इस 2880 किलोमीटर में से यह इंडिया में जो बहती है, भारत में जो बहती है, वो भारत में बहती है केवल और केवल 1114 किलोमीटर। अब यहां पर मैं एक बात बता दूं आपको, 1114 किलोमीटर भारत में बहती है एज पर क्लेम ऑफ इंडिया, नॉट एज पर द क्लेम ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज यहां पर क्या है, ये जो लाइन है ये पीओके की लाइन है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है, यानी कि इससे उधर क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो पाकिस्तान कहता है ये तो हमारा हिस्सा है, भारत कहता है हमारा हिस्सा है। तो भारत क्लेम करता है कि इंडस की जो लेंथ है वो 1114 किलोमीटर कहां पर है, 1114 किलोमीटर भारत में है, और बाकी जो है वो क्या फिर कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान में चली जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, तो हमने क्या बताया, हमने देख लिया कहां से ओरिजिनेट हुआ। यहां पर बुंजी के पास, नंगा पर्वत के पास एक जगह पड़ती है बुंजी, वहां जोर्ज बनाती है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में एंटर कर जाती है चिल्लास के पास, और यहां पर अटोक के पास से अपनी मैदानी यात्रा प्रारंभ कर देती है। अब हम कहते हैं कि इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो सहायक नदियां हैं, वो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो जब हम इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं श्योक रिवर का। यह है श्योक रिवर जो कि नुब्रा ग्लेशियर से निकलते हुए आती है। और यह रिवर जो है, यह रिवर काराकोरम रेंज और लद्दाख रेंज के बीच में से निकलती है। तो देखिए ये एस शेप बनाती है यहां पर, और उसके बाद ये यहां पर आकर मिलती है, और इस लोकेशन का जो नाम है, इस लोकेशन का नाम है स्कार्डू। और स्कार्डू से यह जाकर कहां से मिल जाती है, इंडस में मिल जाती है। इसी तरह एक रिवर आती है यहां से नीचे से, और उस रिवर का जो नाम है वो है जस्कार रिवर। और ये जस्कार रेंज से आती है और ये कहां पर मिलती है, इंडस में लेह में मिलती है।
तो लेह सिटी जो है, द सिटी लेह इज ऑन द रिवर इंडस। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि लेह सिटी इज लोकेटेड ऑन सो एंड सो रिवर, तो वो इंडस ना देके आपसे कुछ और दे देगा और आपसे पूछ लेगा वेदर द स्टेटमेंट इज राइट और वेदर द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो आप वहां पे फंस जाएंगे। तो लेह सिटी जो है वो किस रिवर पर है? इंडस पर है। ओके, अब हम बात करते हैं कि उसके बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है, तो यहां पर खुर्रम है, टोची है, घूमल है। ये खुर्रम, टोची, घूमल, और कई जगह ये घूमल की जगह गोमल भी लिखा हुआ मिलेगा कुछ भी किताबों में आपको। ये जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और अगर हम इधर की बात करते हैं यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज की दूसरी तरफ, तो हम देखते हैं कि यहां पर आप देखो ये लेह है, और जब आप मैप पे देखेंगे तो मैप पे देखेंगे कि लेह के जस्ट एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं, तो लेह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने पर हमें ये जो लोकेशन है इसको मैंने नंबर 1 दे दिया, तो ये जो नंबर एक लोकेशन है ये क्या है? श्रीनगर है। ये क्या है? श्रीनगर है। मतलब मैंने कहा कि श्रीनगर और लेह एक सीधी रेखा में स्थित है। आप लोग एटलस निकाल लीजिए और अपनी एटलस में लोकेट कर लीजिए। श्रीनगर और लेह के बीच में एक जगह पड़ती है जिसे जोजिला पास जहां पर लोकेटेड है। सो जोजिला पास जो है ये मैंने नंबर 2 लिख दिया। ये जो नंबर 2 लोकेशन है, ये नंबर 2 लोकेशन है जोजिला पास। जोजिला पास के पास एक लेक है और उस लेक का नाम है वेरीनाग लेक। वेरीनाग लेक से एक रिवर ओरिजिनेट होती है, उस रिवर को कहते हैं झेलम। वो जो झेलम रिवर है, वो झेलम रिवर यहां से बहती है, ये आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा। और जब श्रीनगर के पास आती है तो श्रीनगर के नॉर्थ में यहां पर एक लेक बनाती है जिसे वूलर लेक कहते हैं। तो वूलर लेक जो है वो वूलर लेक किससे बनती है? वूलर लेक बनती है, वूलर लेक इज फॉर्म्ड ड्यू टू मेंडरिंग ऑफ द रिवर झेलम, यानी कि झेलम रिवर का जो घुमाव है उसकी वजह से इस ऑक्सबो लेक का निर्माण हुआ है। एंड वूलर लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और उसके बाद झेलम रिवर वूलर को ड्रेन करते हुए यहां पहुंचती है। जब यहां पहुंचती है तो यहां पर ये जो लोकेशन है, ये लोकेशन है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद और मुजफ्फराबाद से, और ये जो लोकेशन है ये है मीरपुर। मुजफ्फराबाद से और मीरपुर तक झेलम रिवर भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री बनाती है। बट अब फिर वही बात आती है, क्या आता है कि पाकिस्तान कहता है कि ये बाउंड्री कैसे हो गई, ये इंटरनेशनल बाउंड्री को पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हम कहते हैं कि झेलम रिवर मुजफ्फराबाद से मीरपुर तक इंटरनेशनल बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूट करती है। पाकिस्तान कहता है नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये किसकी लाइन है? यहां पर पीओके की लाइन है। और आपको पता होगा जो सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो यहीं से तो बनाया जा रहा है। तो ये क्या है उस पे कभी किसी और दिन डिस्कस करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा। तो मैंने क्या कहा आपसे कि यहां पर झेलम रिवर के बारे में मैंने आपको बताया, और झेलम रिवर जो है उसके बाद झांग पे जाके और किससे मिल जाती है? ये आपकी चेनाब रिवर से मर्ज कर जाती है, चेनाब रिवर में मिल जाती है। क्लियर हुई यहां तक की बात? तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात कि झेलम वैली जो है, याद रखेंगे आप, लिख लेंगे, दैट झेलम वैली इज ऑल्सो नोन एज कश्मीर वैली, यानी कि जो झेलम की घाटी है वही कश्मीर घाटी है जो ग्रेट हिमालयाज और पीर पंजाल के बीच में है। मतलब इस पूरे वैली रीजन में से झेलम क्या करती है? ड्रेन करती है। ठीक है, मैं आपको एक बार मैप दिखा देता हूं जो ऑफिशियल इंटरनेट पर जो मैप अवेलेबल है। तो ये देखिए, ये मैप इंटरनेट पर अवेलेबल है। तो यहां आपको दिखाई दे रहा है दिस इज रिवर झेलम। तो ये रिवर झेलम है और ये झेलम रिवर यहां से ओरिजिनेट होते हुए यहां पर किस में जाकर मिल जाती है? रिवर चेनाब में मिल जाती है। ठीक है, दिस इज झेलम रिवर। ओके, अब हम बात करते हैं जो दूसरी हमारी रिवर है, दूसरी हमारी जो रिवर है उससे नीचे आप देखेंगे कि झेलम के बाद दूसरी जो रिवर है वो है चिनाब। जब हम चिनाब की बात करते हैं तो देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि ये जो सिटी है ये क्या है? लेह है। और लेह से आप जस्ट नीचे आएंगे तो थोड़ा सा घुमाव लेते हुए आपको एक लाइन दिखाई देगी और यहां दिखाई देगा आपको मनाली। ये मैंने नंबर 2 था, यहां पर मैंने नंबर 3 लिख दिया। तो नंबर 3 जो लोकेशन है वो नंबर 3 लोकेशन क्या है? मनाली की लोकेशन है। ठीक है, आप लिख लो, अपनी जो एटलस है उस एटलस में लोकेट कर लो। मेरे पास जो एटलस रखी है मैं मेरी एटलस में देख लूं कि मुझे दिखाई दे रहा है कि लेह है और उस लेह के नीचे सीधा क्या है? मनाली है। और मनाली से जस्ट अबव पड़ता है, यहां पर मैंने यहां पे नंबर 3 लिखा था, यहां मैंने नंबर 4 लिख दिया, यहां मैंने नंबर 5 लिख दिया। तो मैंने कहा कि नंबर 4 लोकेशन जो है, लोकेशन नंबर 4 जो है वो क्या है? रोहतांग पास है। तो रोहतांग पास जो है, रोहतांग पास
इज वेरी नियर टू मनाली, मनाली के बहुत नजदीक पड़ता है। आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे तो आपने देखा भी होगा। और नंबर 5 जो है वो उससे ऊपर पड़ता है, दैट इज बारालाचाला पास। तो ये जो चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर बारालाचाला पास के पास से निकलती है। 2 हेड स्ट्रीम्स होते हैं इसके, चंद्र और भगा, और उसके बाद किलोंग में जाके, यहां पर एक लोकेशन पड़ती है किलोंग, किलोंग में जाके ये मिलती है। और जब ये किलोंग में जाके मिलती है तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लेडी ऑफ किलोंग। और उसके बाद यह कहां एंटर कर जाती है, पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। ये आपकी चिनाब रिवर है। तो मैंने कहा कि चिनाब रिवर जो है वो चिनाब रिवर इस तरीके से फ्लो करती है। और इसके बाद जब हम तीसरा पहुंचते हैं, तीसरी जो रिवर है वो देखो यहां पे झेलम हो गया, चिनाब हो गया, उसके बाद हम कहते हैं रावी। तो देखो रावी और चिनाब का जो सोर्स रीजन है वो लगभग नजदीक है। तो हम कहते हैं कि रावी रिवर जो है वो कहां से निकलती है, रोहतांग पास के निकलती है। रावी रिवर रोहतांग पास के नजदीक से निकलती है। एंड देन आफ्टर रावी क्या करती है, रावी फ्लो करती है। और रावी की जो लेंथ है, रावी की जो लेंथ है वो रावी की लेंथ है 725 किलोमीटर। रावी 725 किलोमीटर के लिए फ्लो करती है। झेलम रिवर 724 किलोमीटर के लिए फ्लो करती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो झेलम है और ये जो रावी है, ये जो झेलम है और ये जो रावी है, ये दोनों क्या हैं, ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब ये दोनों क्या है, जुड़वा हैं, कि इनकी लेंथ इसकी 724 है झेलम की, और रावी की जो लेंथ है वो 725 है। तो दोनों क्या है, ट्विन रिवर है। ठीक है, ये क्या हो गया, रावी हो गया। उसके बाद हम कहते हैं ब्यास। ब्यास रिवर ब्यास कुंड से निकलती है और ब्यास रिवर की लेंथ 460 किलोमीटर है। ब्यास, इसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं, ये झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इसमें से ब्यास एक ऐसी रिवर है जो कि इंडिया में ओरिजिनेट होती है, इंडिया में फ्लो करती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है। ब्यास रिवर आकर सतलज में मिलती है और यहां पर मिलती है, इस लोकेशन का नाम है हरिक्के बराज। हरिक्के बराज, यहां हरिक्के में ये इसमें ब्यास रिवर में मिल जाती है। एंड हरिके एक वेटलैंड भी है, बर्ड सेंचुरी भी है, पक्षी अभ्यारण्य भी है। और यहां से जो ब्यास और सतलज दोनों मिलती हैं, यहां से एक कनाल निकलती है जिसे इंदिरा गांधी कनाल कहा जाता है। दिस इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ द डेजर्ट, जो आगे कहां चली जाती है, राजस्थान में चली जाती है। बीकानेर जैसलमेर का जो एरिया है, जो कि डेजर्ट एरिया है, रेगिस्तान का क्षेत्र है। और इस कनाल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इट हैज द शिपिंग प्रॉब्लम, बिकॉज कुछ इंजीनियर्स की दिक्कत रही जिसकी वजह से वाटर शिप करता है। और ये जो पूरा एरिया है जहां ये कनाल बहती है, वो पूरा एरिया क्या है, वहां पर एवोपरेशन बहुत ज्यादा है, वहां पे वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है। और वाष्पीकरण ज्यादा होने के कारण कैपिलरी एक्शन होता है, और कैपिलरी एक्शन होने के कारण जो सोल्ट्स हैं वो कहां जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाते हैं। तो ये ब्यास के बारे में मैंने बताया आपको कि ब्यास रिवर, और ब्यास रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। ठीक है, ब्यास रिवर पर एक डैम है जिसका नाम है पोंग डैम। और उसके बाद सबसे लास्ट जो रिवर बचती है वो आती है इसकी ट्रिब्यूटरी झेलम, सतलज। तो सतलज की जब हम बात करते हैं तो सतलज मानसरोवर राकस लेक के पास से क्या करती है, ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर राकस लेक, ये जो लोकेशन है मानसरोवर राकस लेक, यहां से ओरिजिनेट होती है। और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद जो सतलज है वो सतलज क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है। और इंडिया में एंटर करती है थ्रू सिपकिला पास, सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करने के बाद इंडिया में फ्लो करती है। हरिके में ब्यास इसको आके मिलती है। और सतलज रिवर इंडिया और पाकिस्तान के बीच फिरोजपुर से लेके फजिल्का तक 130 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिस बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन का पार्ट माना जाता है। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो इंटरनेशनल बाउंड्री है, दैट बाउंड्री इज नोन एज द रेड क्लिफ लाइन। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच 130 किलोमीटर की सतलज रिवर है, वो क्या करती है, बाउंड्री बनाती है, जिसे रेड क्लिफ लाइन का पार्ट कहा जाता है। इज इट क्लियर? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन द रिवर सतलज, वो सतलज रिवर पर है। अमन कमान सेतु, अमन कमान सेतु किस पर है, झेलम पर है। जो आपकी चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर पर दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल और बगलीहार किस पर है, चिनाब रिवर पर है। थीन और चमेरा किस पर है, रावी पर है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं, मैंने आपको जो बताए हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। और पोंग डैम किस पर है, पोंग डैम आपका किस पर है, ये जो रिवर है आपकी ब्यास रिवर है, इस पर है। अच्छा,
उसके बाद यहां ये रिवर मर्ज होती है, तो ये जो चिनाब है ये चिनाब में आके मिलती है, और चिनाब किस में अपना वाटर डालती है, चिनाब डाल देती है अपना पानी सतलज में। अब यहां एक कंफ्यूजन होता है कि सतलज रिवर अपना पानी कहां डालती है, पूरा ये पानी डालती है इंडस में। यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया और यूपीएससी ने इसका आंसर जो माना वो सतलज माना, कि सतलज रिवर फाइनली क्या करती है, अपने पानी को इंडस रिवर में जो है वो मिला देती है। बट मैं आपको बता देता हूं, एक बात आप याद रखेंगे कि कुछ जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, जो ऑथेंटिक बुक्स हैं, वहां पर यहां एक लोकेशन पड़ती है पंजनाद, और एक रिवर है पंजनाद। तो पंज का मतलब है 5। आपको पता होना चाहिए कि जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब का भी मतलब होता है पंज प्लस आब, और आब का मतलब होता है ज्योग्राफी में पानी, यानी कि द एरिया इनक्लोज्ड बाय 2 वाटर्स, उसे आब कहते हैं। जैसे जो ये इंडस है और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये क्या करती हैं, बारी दोआब, ब्यास और रावी, बिष्ट दोआब, ब्यास और सतलज, रचना दोआब, रावी और चिनाब, छज दोआब, चिनाब और झेलम, ये दोआब बनाती है। उसी तरीके से पंजनाद क्या करती है, वाटर को यहां पर क्या करती है, इंडस रिवर में मिलाती है। बट यूपीएससी ने माना कि ये जो रिवर है ये सतलज रिवर है जो यहां पर क्या करती है, एंटर करती है। सो आई विल से नो एनी कमेंट ऑन दिस। ओके, सो मैं बस यही कहूंगा आपसे कि दैट दिस रिवर ड्रेन्स द वाटर इनटू द रिवर इंडस एंड दैट इज सतलज रिवर एज पर यूपीएससी। इज इट क्लियर? तो यहां तक की बात मैंने आपको समझाई और ये ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको दिखाई, और मैंने इसकी जो डैम थे यहां पर जो मेनली जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं वो मैंने आपको बताए। और जब 1947 में देश आजाद होता है तो उस समय से हमें पता है कि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या क्या रही कि पाकिस्तान के साथ बहुत सी चीजें थी जो साझा हो रही थी। और अभी भी मैंने आपको बताया कि ये जो रिवर है ये सारी रिवर कहां चली जा रही हैं, फाइनली पाकिस्तान में एंटर कर जा रही है। तो इंडस वाटर ट्रीटी की गई 1960 में, 1960 में। तो 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी की गई तो उसमें 2 तरीके से रिवर्स को डिवाइड किया गया, बिकॉज बेसिकली ये 6 रिवर बनती है। 6 रिवर कैसे बनती है, ये रिवर बनती है दैट इंडस, और इसकी ट्रिब्यूटरीज मेन जो है वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप कहेंगे ठीक है सर, अब ये टोटल 6 जो रिवर बनी, 5 इसकी ट्रिब्यूटरी, चौथी रिवर क्या होगी, इंडस होगी। तो एक बात मैं बता दूं, इंडस का जो प्लेन है वो मेनली पाकिस्तान में है, और उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है सिंध सागर प्लेन, सिंध सागर मैदान। तो सिंध सागर मैदान कहां पर है, सिंध सागर प्लेन इज मेनली इन पाकिस्तान। अदरवाइज फिर रचना, छेज, बारी, बिष्ट ये बनाती है। ये जो 6 रिवर हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया ईस्टर्न रिवर और एक डिवाइड किया गया ईस्टर्न रिवर्स, और दूसरा जो रिवर डिवाइड की गई वो डिवाइड की वेस्टर्न रिवर। 2 पार्ट में डिवाइड की कि पूर्वी नदियां और पश्चिमी नदियां। और इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई, 1960 में हुई। और जो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने क्या की, इसमें मध्यस्थता की। तो जब हम ईस्टर्न रिवर्स की बात करते हैं तो उसमें है सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, ब्यास और रावी। और जब हम वेस्टर्न रिवर की बात करते हैं तो उसमें है इंडस, झेलम और चिनाब। और मैं आपको बता दूं कि नॉट लॉन्गेस्ट बट द लार्जेस्ट, आई एम सेइंग अगेन दैट नॉट लॉन्गेस्ट बट द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस इज चिनाब। याद रखना इस बात को, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड द लार्जेस्ट। ठीक है, सो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस इज चिनाब। तो इसमें कहा गया कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इसका जो एक्सक्लूसिव राइट है, और वेस्टर्न रिवर्स हैं इनके एक्सक्लूसिव राइट के बारे में कहा गया कि ईस्टर्न रिवर्स पर एक्सक्लूसिव राइट किसका है, इंडिया का है, और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उस पर एक्सक्लूसिव राइट किसका है, पाकिस्तान का है। तो ये क्या थी, इंडस वाटर ट्रीटी थी। और इस तरीके से मैंने आपको ये सारी चीजें जो हैं वो सारी चीजें आपको बता दी हैं, सारी चीजें आपको समझा दी हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है दैट वेस्टर्न रिवर एंड दीज आर द ईस्टर्न रिवर। India's right over these rivers, all exclusive right lie within India, and India's right over these rivers limited, can set up certain irrigation, runoff river power plant,
वेरी लिमिटेड स्टोरेज, डोमेस्टिक एंड नॉन कंजम्पटिव यूज, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस, कि यहां पर क्या होंगी, कंडीशंस होंगी, उसके बाद ही इंडिया क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, अदरवाइज इंडिया यूज नहीं कर सकता है। और इस तरीके से आपकी जो ये ट्रीटी थी, दिस ट्रीटी वाज साइंड ऑन September 19, 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक आफ्टर 9 years ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, 1950 से ये सिस्टम चल रहा था। एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया कट अक्रॉस द इंडस रिवर बेसिन विच हैज द इंडस रिवर प्लस 5 of its मेन ट्रिब्यूटरीज। और यहां पे लिखा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑफ द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज गवर्न्ड बाय द इंडस वाटर ट्रीटी। सो मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि ये जो कंसेप्ट है इंडस वाटर का, ये जो कंसेप्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज कहां कहां से ओरिजिनेट होती हैं, उनकी लेंथ कितनी है, बेसिकली कहां कहां से वो फ्लो करती हैं, कहां कहां वो जोर्ज बनाती हैं, कहां कहां वो प्लेन एरिया में एंटर करती हैं, वो सारी चीजें मैंने आज आपको यहां पर समझा दी है। आप लोग जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप लोग, मैंने आपको यहां पे एक फ्लो में बताया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ साथ आप लोगों को लिखते रहना है, वीडियो रोक रोक के आप लिखते रहेंगे। सो मैंने जितने भी पॉइंट बताए हैं आप उन सभी पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सो मैं उम्मीद करूंगा कि यहां से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप कभी भी उस सवाल में गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों के जो भी ऑनेस्ट रिव्यूज हो, जो भी कॉमेंट्स हो, वो आपको कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर डालने हैं। और इसी तरीके से हम आपके लिए जो टॉपिक्स होंगे, ज्योग्राफी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उन सभी की वीडियो लेके हम आपके सामने यहां पे प्रस्तुत होते रहेंगे। और इसी के साथ अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, और वो क्वेश्चन क्या है वो आप यहां पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये सारी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, वहां पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए, तो इसी नोट के साथ आज मैं रोकना चाहूंगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए। सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।